नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल विषय और लेसन नंबर 1 हम संसाधन एवं विकास लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे और आपको एक-एक शब्द समझ में आए। यदि आप ये कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास। जैसे ही आप एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास सर्च करेंगे, तो आपके सामने चैनल आएगा और उस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इस सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। तो और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो भी आप बताएं कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, ताकि हम अगले वीडियोस में उनके प्रति सुधार कर सकें। तो चलिए ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना मृदा के बारे में, मिट्टियों के प्रकार के बारे में। ये थोड़ा सा हिस्सा पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट था कि समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा ये 2-4 लाइनें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। आपको ध्यान रखना है कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक ये संसाधन। आप कहेंगे मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, फिर ये नवीकरण योग्य कैसे है? क्योंकि एक तो ये क्या कि आपका समाप्त नहीं होता, और दूसरा है कि हाँ, बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता। और एक हमने पढ़ा था, सतत है, ये लगातार हमें मिलता रहता है, इसलिए इसको मिट्टी को नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन में शामिल किया गया है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो इसने कहा कि जो मिट्टी है ना, वो क्या करती है? पौधों के विकास का माध्यम है, कि पौधों का विकास मिट्टी से ही होता है। ठीक है, मिट्टी में पौधे उगते हैं और जिससे ये क्या करती है? बाकी जीवों का पोषण करती है। तो मिट्टी को ये बता दिया गया है कि मिट्टी पौधों के माध्यम से बाकी जीवों का क्या करती है? पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में अब देखिए कि कुछ सेंटीमीटर की आप परत लेंगे, उस मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया में जब मृदा बनती है, मृदा कैसे बनती है? जैसे आपकी चट्टान विघटित होती है, चट्टान टूटती है, फिर 2 हिस्सों में, फिर ज्यादा हिस्सों में, और धीरे-धीरे वो बिल्कुल बारीक हो जाती है। और उसमें जो आपके जैविक पदार्थ है, पेड़-पौधे हैं, आपकी गली-सड़ी जो चीजें आप जो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, जिनका अपघटन हो जाता है, वो चीजें मिट्टी में मिल जाती है और इस प्रकार से मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। अब वो मिट्टी बनने की प्रक्रिया में क्या-क्या चीजें आपकी मुख्यतः शामिल है? वो है आपकी ऊंचावच, कि वो जो चट्टान है या फिर मिट्टी किस स्थान पे बन रही है, ऊंचाई पे बन रही है या फिर गहराई में बन रही है। तो ऊंचावच है मतलब ऊंचाई या गहराई से। जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जनक सेल व संस्तर सेल मतलब किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से वो मिट्टी बनी है। जलवायु वहां की कैसी है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे कैसे हैं? अन्य जैव पदार्थ, अन्य जीव पदार्थ मतलब जीव जंतु वहां पे किस प्रकार के हैं? और समय मुख्य कारक है, और समय भी कितने समय में उस मिट्टी का निर्माण हुआ, मतलब वो चट्टान विघटित आपकी हुई है। ये सभी कारक महत्वपूर्ण है मिट्टी बनने की प्रक्रिया में। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान है, कुछ ऐसे तत्व दे रखे, बहुत सारे तत्व काम करते हैं, लेकिन कुछ मुख्यतः तत्व यहाँ बता रखे हैं कि जैसे आपका तापमान है, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मतलब मिट्टी किन कारणों से बनती है? तापमान परिवर्तन, जब तापमान परिवर्तित होता है ना, तो चट्टान विघटित हो जाती है। तापमान परिवर्तन से आपका बारिश होती है, फिर आपका मान लो कि जलवायु परिवर्तन होता है, तो इन कारण से क्या चट्टानों का विघटन होता है भी। ठीक है, आवाज के कारण, हिम नदी, जैसे आप कोई भी पत्थर रख देना, आप ठीक है बाहर रख देना अपने घर के, आपको इतने सालों में तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे देखना, कभी उस पर बारिश होगी, कभी उस पर तेज धूप होगी, तापमान बढ़ेगा, कभी उस पर आंधी आएंगी, तो आंधी में जो कण होते उससे टकराते धीरे धीरे, मतलब ये 1 2 3 4 100 200 सालों का प्रोसेस नहीं है, लाखों साल के दौरान वो चट्टान कमजोर होती है और वो चट्टान टूटती है। जब टूट के 2 टुकड़े हो गए तो फिर उसपे वही प्रोसेस होगा, फिर उसके ज्यादा टुकड़े होंगे, इस प्रकार वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी चट्टान, और फिर उसमें जो आपके वनस्पति पेड़ पौधों के पत्ते हैं, पेड़ टूटते हैं, उनके आपके अपघटन होकर मिट्टी मतलब कि वो ह्यूमस में बदल जाते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों सालों के दौरान मिट्टी का निर्माण होता है। ये आपके तत्व है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं और जैविक परिवर्तन
कौन सी रासायनिक परिवर्तन आपको बता दिया कि जो उसमें आपकी जो चट्टान टूटी उसमें कुछ खनिज होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है। और आपके जो आपके जैविक बताया जैसे पेड़ पौधे हैं वो आपके मिट्टी में बदल गए, जीव जंतु मरे हैं वो आपके मिट्टी में बदल गए, जो चीज, तो ये आपकी जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मिट्टी है जो आपकी वो जैव मतलब कि उसमें जो जैविक पदार्थ है वो भी मिले होते हैं, जो जीवित पदार्थ है मतलब जीवित पदार्थ ही नहीं जिंदा ही मिल गए, मतलब कि वो अपने सूखने के बाद पेड़ पौधे उसमें मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपके जीव जंतु मरने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसमें जैव मिल गए। और अजैव आपकी जो चट्टाने हैं वो सारी इसमें मिलके पदार्थों से बनती है। तो मिट्टी में दोनों पदार्थों से बनती है, जैव से भी और अजैव से भी। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व की जो मृदा बनने की निर्धारित करने वाले तत्व है ना, कि मतलब कि चट्टान भी, एक तो चट्टान थी आपकी जनक सेल जिसको हम बोलते हैं, वो चट्टान कैसी थी, उनका रंग कैसा था, वो कितनी गहराई में है, उनका गठन कैसा, कैसी चट्टानें थी वो, ठीक है, उनकी आयु कितनी पुरानी थी कितनी नई थी, मिट्टी भी कितनी पुरानी कितनी नई है, रासायनिक और उनके रासायनिक मतलब उसमें जो रासायनिक तत्व है उनकी मात्रा कितनी है। रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार मतलब कि मिट्टी कितनी पुरानी है, किस प्रकार की वो चट्टान से बनी है, उसमें कितने जैविक पदार्थ है, कितने केमिकल पदार्थ है, उसका आकार कैसा है, मिट्टी के कण कैसे हैं, इस आधार पे हमने मिट्टी को कुछ प्रकार बनाए हैं भारतीय मिट्टी में, तो उन प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप देखिए भी, तो ये आपकी जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं ना मिट्टी की, तो ऊपरी संस्तर की मृदा इसमें क्या होता है आपका, यही मिट्टी हमारे काम की जो ग्रीन कलर की आपको दिखा रखी है, क्योंकि इसी मिट्टी में जो आपके जैविक पदार्थ है ना जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो मिले होते हैं। उसके बाद उपमृदा अपशिष्ट रही चट्टाने बालू गाद व मृतिका, तो इनके बाद में भी बात करेंगे कि सिल्ट क्या होता है, मृतिका क्या होती है, बालू क्या होती है, वो चीजें। अधस्तरीय अपसरित आधारित चट्टाने कि ये आपकी पूरी तरह से क्या हुई, ये चट्टाने नीचे हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपघटित नहीं है, आधी हुई है, ठीक है, और ये अपसर रहित आधारित चट्टाने, ये और जब नीचे जाएंगे तो इस प्रकार की चट्टाने आपको मिलेंगी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार कि भारत में मिट्टी के कौन कौन से प्रकार मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, और वो भारत के किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये अब हम इस अध्याय में समझेंगे। तो कई बार अगर मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आता ना, तो आप ये मृदा परिच्छेद का चित्र बना सकते हैं कि मृदा इस प्रकार से होती है, क्योंकि आपका डायग्राम बहुत ज्यादा काम आता है, जो शब्द नहीं कह पाते वो आपका डायग्राम बता देता है कि बच्चे को इसके बारे में नॉलेज है और बच्चे ने काफी डीप तरह से स्टडी किया है, तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखना भी। भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं, तो हम अब हम पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण भी। मृदाओं का वर्गीकरण है आपका, भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच मतलब कि ऊंचे भी स्थान है, आपके बहुत गहरे भी स्थान है, ऊंचावच का मतलब समझ रहे, उस स्थानों से ऊंचाई और गहराई दोनों प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। भू आकृतियां, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपके झील आ जाएंगी, कहीं पे आपका रेगिस्तान आ जाएगा, कहाँ पे पठार आ जाएगा, और वनस्पतियां पाई जाती है, इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो अलग अलग प्रकार की आकृति होने के कारण आपके अलग अलग प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो उत्तर भारत के जो मैदान है ना, आपने पढ़ा होगा कि छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भारत के उत्तर के मैदान, ऊपर तो आपका बिल्कुल उत्तरी में तो आपका हिमालय पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत से आप नीचे की ओर आते हैं, जैसे आपका पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार है, तो इन राज्यों में समतल मैदान है, तो वो समतल मैदान आपके वही उत्तर के मैदान है, तो उसके लिए क्या उत्तरी मैदान जलोढ़, यहाँ पे आ जाइए अब। जलोढ़ मृदा से बना जो उत्तर के मैदान है ना आपके, वो क्या है जलोढ़ मृदा से बना। आपको राज्य भी ध्यान रखने की कौन कौन से राज्य में है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना। आपको पता है कि नदी जब बहकर आती तो अपने साथ क्या लेके आती है, वो छोटे छोटे कंकड़ है मिट्टी सब बहा के लेके आती है, और जब बारिश के मौसम वो चौड़े क्षेत्रों में बहने लगती है, और जब पानी कम होता तो मिट्टी कहाँ जाती है, वो मिट्टी वो वहीं पर जमा कर देती है, तो इनको बोलते हैं निक्षेप।
क्या बोलते हैं, निक्षेप। आप सीधा याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि नदी अपने साथ जो आपकी गाद है, मिट्टी है, कंकड़ है, उनको बहा के लेके आती है। जब पानी का स्तर कम होता है तो क्या करना, आप एक काम कर लेना, एक गिलास में थोड़े से आपके कागज के टुकड़े मिला देना, ठीक है, और उस कागज पानी को बहा देना, पानी तो सूख जाएगा, उसके साथ साथ जो आपने टुकड़े किसी भी चीज के डाले थे वो वही जमा हो जाएंगे। वही कहानी इसी में है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। तो मतलब संकरा गलियारा मतलब ये नहीं कि आपकी छोटी सी गली, मतलब एक पूरा मैदान है, तो जिसके द्वारा ये कहां तक फैली है, राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में जलोढ़ मृदा से बने हैं। मतलब पूर्वी तटीय मैदान, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप चीजें कंफर्म कर सके। आपको ये चीज दिख रही होगी, तो थोड़ा सा मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको सीधे समझ में आ जाए। ये देखिए आपका पूर्वी तटीय मैदान, तो हमारा ये है आपका पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं, जैसे आपकी महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, तो वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा जब आगे आएगा तो डेल्टा ही पढ़ेंगे। डेल्टा क्या होता है कि जब नदी बहकर आती है ना, जब नदी बहकर आती है तो जब उसका समुद्र में मिलने का टाइम होता है तो पानी की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है। ये तो है नहीं कि पीछे सारी चीजें उसने पीछे जमा कर दी, कुछ चीजें अपने साथ बहाकर लेके आती है, और समुद्र के जब नजदीक आती मिलने के लिए तो इस प्रकार से वो फैल जाती है, और अपने साथ जो बहाकर चीजें लाके आई है ना, तो उनको बहाकर समुद्र में नहीं ले जा पाती, और वो चीजें यही जमा हो जाती है। इसको बोलते हैं डेल्टा। तो पूर्वी तट पर भी कुछ डेल्टा बनाए हैं, जैसे महानदी है, आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदियों ने, तो वो क्या डेल्टे जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका, अब तीनों शब्द हैं आपके, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। मृत्तिका होते हैं कि रेत में बहुत जो सबसे बारीक कण होते हैं ना, उनको बोलते हैं मृत्तिका, और जो सबसे मोटे कण होते हैं उसको बोलते हैं रेत, और इन दोनों के बीच के जो कण होते हैं उसको बोलते हैं हम सिल्ट। क्या बोलते हैं, सिल्ट के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपको पता है भाई, अब यहाँ से ये चीज आपको समझ में आएगी कि तीन चीजें हैं आपकी, मृत्तिका बिल्कुल बारीक, सिल्ट उससे थोड़ा सा मोटा, और रेत उससे मोटा, और जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। क्योंकि मैंने आपको जो कारण बताया है ना, वो चीज आप समझिए। जैसे आपकी नदी बह के आ रही है, दिख रही होगी आपको, इसमें नदी बह के आ रही है, तो नदी क्या करेगी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि इसका जो प्रवाह है, बहने की क्षमता, स्पीड है, वो कम होती जाती है। तो ये जैसे बाहरी कण है ना, उसको बहाकर नहीं ले जा पाती। तो जैसे जैसे हम यहाँ आएंगे, यहाँ आपको सबसे बारीक कण मिलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे मोटे जो पदार्थ है उनके कण क्या होते जाएंगे, आपके मोटे होते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे बहाव कम होता जाएगा, तो जो स्पीड थी उसमें जो मोटे कण वो सबसे पहले सेट होंगे, फिर उसके बाद वो उससे जो छोटे हैं वो सेट होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वापे। तो इसने कहा कि नदी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो मोटे कण आपके बढ़ते जाएंगे, कणों का आकार बढ़ता जाएगा। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ ये कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से नदी चली थी, हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, इस प्रकार का, और ये कण इनको ये लेके चली। अब बताइए जब स्पीड से चल रही है ना, तो इस कण को ये यहाँ छोड़ देगी, मोटे वाले, क्योंकि इसका वेट ज्यादा हो गया। उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी तो यहाँ इनको छोड़ देगी ये, और सबसे जो बारीक कण है उनको यहाँ तक ये ले आएगी। इसलिए कहा है कि जो नदी है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो नदी के मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल बम के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती, मतलब जहां से ढाल बम मतलब इस प्रकार से जो नदी गिर रही है ना, यहाँ पे जो कण होंगे वो मोटे पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल स्पीड से आती है ना, स्पीड से गिरती तो कणों को अपने साथ बहा ले आती है, और जैसे यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पे मोटे कण यहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर से आने के बाद नदी का जो बहाव कम हो जाता है और मोटे कणों को बहाकर नहीं ले जाता अपने साथ। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, जो आपके पर्वतों की तलहटी बनी, पर्वत है इसकी तलहटी है ना, यहाँ पे बने जैसे द्वार, उसको बोलते हैं चौ क्षेत्र भी। क्या बोलते हैं, चौ क्षेत्र, जो पर्वतों की तलहटी पाए जाते हैं, और तराई में आमतौर पर पाए जाते हैं। मतलब कि जहां से नदी की शुरुआत होती है ना, वहां से उसी को हम चौ क्षेत्र, बिल्कुल नजदीक वाले को चौ, और थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो उसको तराई क्षेत्र हम बोलते हैं, जहां पानी की अधिकता होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई।
कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। तो आपसे ये सॉरी, पहले वाला क्वेश्चन देखना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका किस प्रकार के कण पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, मोटे कण वाली मृदा कहाँ पाई जाती है। ऐसी मृदाएं मैदानों पर चौड़ क्षेत्र है जो पर्वतों की तलहटी में है और जो आपका तराई क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हम उम्र के आधार पे कि मिट्टी कितनी पुरानी है, तो उसके आधार पे मिट्टी के दो प्रकार आपको बताए गए हैं। तो उन दोनों प्रकारों को अब आप अच्छी तरह से समझिए। चौड़ क्षेत्र और आपको तराई क्षेत्र की मृदा समझ में आ गई। इनकी मिट्टी में मोटे कण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नदी जैसे ही निकलेगी बहाव कम होगा, मोटे कण वही रह जाएंगे। मोटे कण का मतलब ये समझना कि इतने बड़े बड़े पत्थर, मतलब कि जो आगे हैं उन कणों से वो छोटे हैं तुलनात्मक रूप से। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांट दिया है। पहले तो आपको जलोढ़ मृदा जो नदियों के निक्षेपों के द्वारा बनी है, और उसको क्या है दो भागों में बांट दिया गया है। कौन से भागों में? आपका एक आयु के आधार पे जो पुराना जलोढ़ भी, जिसको बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नया जलोढ़ जिसको हम खादर बोलते हैं। पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर हम जिसको बोलते हैं। ये दोनों शब्द आप ध्यान रखना कि पुराना जलोढ़ को बांगर और नया जलोढ़ आपका खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब जो बांगर मृदा होती है उसमें कंकर आपके ज्यादा होते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं और खादर में क्या है ज्यादा पाए जाते हैं। तो नई कौन सी है आपकी? खादर जलोढ़ मृदा को नई बोलते हैं। जो बांगर है वो आपकी पुरानी है। बांगर में क्या है जो कण है वो थोड़े मोटे पाए जाते हैं, और जो आपकी नई खादर है उसमें कण क्या है थोड़े से बारीक पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए आपसे यहाँ से इसका प्रयोग है कि जलोढ़ जो मृदा है वो किन फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, तो वो आपकी गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और जलोढ़ मृदा में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी आपसे एमसीक्यूज में एक नंबर में पूछा जाता है। इसमें आपका पोटास है, फास्फोरस है, चूना युक्त होती है। तो इसलिए आपका देखिए जो यूपी है, आपका हरियाणा है, तो इसमें क्या है आपके गन्ना, चावल और गेहूं ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो देखिए जनसंख्या अधिक होने का कारण एक तो क्या है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो लोगों को क्या है आजीविका यहाँ मिल जाती है, वो खेती अच्छे से कर जाती है। दूसरा जो जलोढ़ मृदा बिल्कुल समतल मैदान होते हैं, वहां पे घर बनाना, फैक्ट्री लगाना या सड़कें बनाना, सारी सुविधाएं उपलब्ध आसानी से हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। जनसंख्या घनत्व बच्चों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर कराने का मैंने बताया है। कि ये देखिए कि ये 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर है, कि 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा आपका क्षेत्र है। ये भी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, यहाँ पे 20 लोग रहते हैं। तो घनत्व मतलब कि यहाँ ये घनत्व ज्यादा है। आप घनत्व समझ गए, जनसंख्या घनत्व कि 1/1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक अक्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसने कहा कि जो सूखे क्षेत्र होते हैं ना, उनकी जो मिट्टी होती है वो ज्यादा अक्षारीय होती है। ठीक है, पीएच लेवल आपने पढ़ा हुआ, अम्ल और अक्षार। ठीक है, तो इनकी अगर हम सही उपचार और सिंचाई करें तो इनकी पैदावार और बढ़ाई जा सकती है। तो जलोढ़ मृदा आपके लिए क्लियर हुई कि जलोढ़ मृदा आपके उत्तरी के मैदानों में पाई जाती है, और जो पूर्वी तट था आपका, जो हमने पूर्वी तट था उस पे भी पाई जाती है जलोढ़ मृदा, पाई जाती है भी। ठीक है, और इसमें बता दिया किस किस चीज की अधिकता होती है, किस चीजों के लिए ये फायदेमंद होती है, मतलब कौन सी फसलें इसमें उगाई जा सकती है। तो उम्र के हिसाब पे आपकी दो बता दी कि जो आपकी नई जलोढ़ मृदा है उसको हम खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको हम बांगर बोलते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है तो उसमें क्या कण थोड़े मोटे होते हैं, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसके कण थोड़े बारीक होते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी चीजें आपने जान ली तो आपका ये टॉपिक कवर होता है जलोढ़ मृदा वाला।
उसके बाद हम बात करते हैं काली मृदा की। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगर मृदा भी कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, एक नंबर में पूछा जाता है। इस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ये बता दीजिए कि जो सूखी आपकी जलोढ़ मृदा थी वो कैसी होती है? उसकी प्रकृति अक्षारीय होती है, आप ध्यान रखना भी। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये काली मृदा का कैसे निर्माण हुआ? कि उसमें महत्वपूर्ण योगदान सबसे ज्यादा जलवायु का और जनक शैलों था। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, जिसको बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। अब देखिए, जो आपका दक्कन का पठार है, जब आप मैप करवाऊंगा ना तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब भी आप थोड़ी थोड़ी ध्यान रखें कि ये आपका, कि आपको पता है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे दक्कन का पठार है। और इसने कहा कि ये दक्कन का पठार है ना, तो ये उत्तर पश्चिम भागों में, मतलब यहाँ आपका महाराष्ट्र है भागों में, गुजरात है, यहाँ इस भागों में, दक्षिण पश्चिम भागों में ये पाई जाती है, इस एरिया में पाई जाती है। अब आप भारत के मैप को दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि सारी आकृति आपको राज्य के बारे में नहीं बता रही। तो अभी आपको देखिए, और लावा जनक शैलों से बनी है। किससे बनी है? लावा जनक शैलों से बनी है। तो लावा निकलने से जो शैलें निकली ना, तो उनसे ये पृथ्वी के अंदर से लावा निकला है, और उनसे फिर ये चट्टाने, उनका अपघटन होने से ये मिट्टी बनी है। ये मृदाएं आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक इधर से आ गया आपका छत्तीसगढ़ का पठार, जो भारत के इस हिस्से में पड़ेगा। आपको ये बता दिया महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, ये तो आपका यही हिस्सा हो गया ना जो आपको बताया था। और एक यहाँ पे आपका जो छत्तीसगढ़ का पठार है, वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? कपास के लिए महत्वपूर्ण। और अब ये देखिए, एक बार आपको मैप बता देता हूं, आपका मैप में चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत और वन जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। हम क्या करेंगे? जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया था पूर्वी तट पे कुछ नदियों की डेल्टाएं है ना, तो यहाँ पे आपके क्या है कि जलोढ़ मिट्टी है भी आपकी, क्या है? जलोढ़ मिट्टी। और एक आपके ये देखिए, आपके उत्तर के मैदान आपको दिख रहा है, आपको मैप में भी बना सकता है। तो आप इसको हल्का हल्का अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ से ये जो आपकी गंगा नदी है इस प्रकार से बहती हुई जाती है और इस प्रकार से आती है, वहां वहां क्या बनेगा? आपका जलोढ़ बनेगा। और यहाँ पे कुछ नदियों के ये डेल्टाएं हैं। और आप, हमने काली मिट्टी पढ़ ली। काली मिट्टी हमने कहाँ पढ़ी थी? आपके उत्तर पश्चिम भाग पे, कि ये देखिए आपका यहाँ पे ये है, ये आपका उत्तर पश्चिम भाग हो गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का वो पठार भी, यहाँ पर भी ये आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो दो मिट्टी आपकी क्लियर हुई यहाँ पे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा की नदियां घाटों तक फैली है भी। तो ये एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपका कोई पार्ट तो नहीं रह गया। ये देखिए, ये आपका मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, तो हमने पढ़ लिया। और वहां से लेके कहां तक फैली हुई है ये? वहां से लेके आपकी दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों तक फैली हुई। दक्षिणी पूर्वी दिशा भी, दक्षिणी पूर्वी दिशा मतलब कि आपका या ये आपकी दक्षिणी पूर्वी दिशा है, यहाँ तक ये कृष्णा नदियों की जो डेल्टा है ना, यहाँ से ये फैली हुई है। ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ से, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया कि मिट्टी कहाँ तक फैली हुई है। जब आप अपने दिमाग में छाप लेंगे एक बार मैप के हिसाब से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ मैप देखना है। अब आगे देखिए इसका। अब जो आपकी जलोढ़ मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी में तीनों प्रकार के कण पाए जाते थे। आपकी मृत्तिका भी थी, सिल्ट भी थी और रेत भी थी। लेकिन इसने कहा काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि
आपका जो मृतिका किसमें अधिक होती है, आपकी मृतिका मतलब बिल्कुल बारीक कण काली मिट्टी में इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर होती है। इसमें कौन से तत्व होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये चीज आपको ध्यान है, एक अलग से दे रखा है कि इसमें जो काली मिट्टी होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जब मौसम गर्म होता है और शुष्क होता है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। अब देखिए कि जब ये दरारें पड़ेंगी ना, देखिए पौधों को, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी या फिर साइंस भी आपको साथ में पढ़नी होगी, पौधों को अंकुरण के लिए हवा की मात्रा की आवश्यकता होती है। और जब इसमें दरारें पड़ती है ना, तो जब शुष्क मौसम होता है, गर्म होता है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारों के माध्यम से उसमें हवा चली जाती है। आपको आगे बात समझ में, गीली होने से मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। और जब ये शुष्क होती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब ये गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। कि अगर एकदम से आप करेंगे ना, कुछ आपने नहीं किया और भारी बारिश और गीली होगी तो इसको जोतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मानसून स्टार्ट होती है, थोड़ी बहुत बूंद हुई तो क्या हुआ कि इसको जोतना स्टार्ट कर दिया जाता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो आज हमने 2 मिट्टियां पढ़ ली, ठीक है। 2 मिट्टियों में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि वो कहाँ तक फैली हुई है और कहाँ-कहाँ वो आपको कौन-कौन से भारत के भाग में है, उसमें किस चीज की कमी है। आपको एक स्पेशल मेंशन दिया गया है कि फास्फोरस की कमी होती है काली मिट्टी में, ठीक है। और हमने लाल मिट्टी पढ़ ली, सॉरी, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे की जो मिट्टी है आपकी, जो आपकी लेटराइट मिट्टी है, तो उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज आपको करनी है, तो यहाँ से देखिए आपकी काली मिट्टी तो हमने पढ़ ली थी। तो ये देखिए आपकी एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो चीज आपने नोटिस नहीं की होगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको चौ क्षेत्र और ये सारी चीज पता है ना कि ये किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो और आप कमेंट करके ये जरूर बता दें कि आपको ये कंटेंट है, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई भी। एक मिनट रुकिए कि आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो इन चीजों, इन ये जो नदियाँ है ना, इनका क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, कहाँ-कहाँ फैली, कौन-कौन से राज्य तक। मेनली जो प्रमुख, ये नहीं कि थोड़ा बहुत हिस्सा तो आपके हर राज्य में चला जाएगा इसका, तो आपको मेनली किस राज्य में फैली हुई है उसका चीज को आपको ध्यान रखना है अभी। ये देखिए यहाँ पे कि इस मिट्टी के जो आपके जो पॉइंट मैंने बताए थे ना, एक चीज कि उस मिट्टी में क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि जैसे आपकी काली मिट्टी है ना, उसमें फास्फोरस की कमी होती है। लेकिन जो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी थी, इसमें आपकी फास्फोरस की कमी नहीं होती। तो इस प्रकार के पॉइंट आपको ध्यान में रखना। आपको ऑप्शन आएगा कि किस मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, तो आपको ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं आपकी काली मिट्टी। कपास के लिए उपजाऊ होती है, मानसून पूर्व किसकी जुताई करनी पड़ती, क्यों करनी पड़ती। अब आपको कैसे कैसे क्वेश्चन लिखवाए जाए, तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, आप थ्योरी पढ़िए लाइन बाय लाइन, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।